बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नसीम अख्तर है और मैं कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ हूँ। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाह रही हूँ जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अगर इस बीमारी का बर वक्त इलाज ना किया जाए और उसकी बर वक्त तशखीस ना की जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। इस बीमारी को हम टाइफाइड बुखार कहते हैं। इसको आम लफ्ज़ों में मियादी बुखार भी कहा जाता है। ये बीमारी जो है वो एक बैक्टीरिया से फैलती है जिसको साल्मोनेला टाइफी कहा जाता है। टाइफाइड फीवर दो तरह के बैक्टीरिया से फैलता है, एक को हम साल्मोनेला टाइफी कहते हैं और एक को साल्मोनेला पैराटाइफी कहते हैं। सो आम लफ्जों में यूं समझिए कि जो सबसे ज्यादा बीमारी जो शिद्दत इख्तियार कर सकती है और जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने का डर है वो साल्मोनेला टाइफी से होती है, और इसको भी हम टाइफाइड बुखार ही कहते हैं। इस बीमारी के फैलने की चंद वजूहात हैं, और वो मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा इसका ताल्लुक हमारी खुराक और पानी के साथ है। अगर ये जरासीम हमारी फूड में शामिल हो जाए, हमारे पानी में शामिल हो जाए, या वो लोग जो बीमार हों और वो फूड को हैंडल कर रहे हों, तो उससे ये बीमारी सेहतमंद लोगों में मुंतकिल हो सकती है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, यानी कि अगर साफ पानी और साफ खुराक का इस्तेमाल किया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। अब ये बीमारी जब किसी को होती है तो उसके अलामात क्या होती हैं? शुरू में ये बीमारी बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे कोई भी बुखार वाली बीमारी, जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कोई भी इन्फेक्शन शुरू में जिस तरह से प्रेजेंट करता है, टाइफाइड का बुखार भी ऐसे ही शुरू होता है। इब्तदाई अलामात में मरीज को बुखार हो सकता है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। शुरू में हल्का बुखार होता है और फिर वो ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाता है और हाई ग्रेड फीवर होने लगता है। उसके साथ साथ पेशेंट को सर में दर्द हो सकता है, जिस्म में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसके अलावा कमजोरी और नकाहत की शिकायत हो सकती है, और बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं जिसपे ये इनिशियली बताना मुश्किल होता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि पेशेंट अगर अनट्रीटेड है और बुखार की मुद्दत जो है वो 5 दिन से ज्यादा हो गई है और बुखार फिर भी नहीं उतरा और बुखार की कोई वजह भी सामने नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि शायद पेशेंट को टाइफाइड बुखार हो गया है। जब मरीज पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते में दाखिल होने लगता है तो उसके अलामात में थोड़ी सी शिद्दत आने लगती है, जैसा कि बुखार ज्यादा तेज होने लगता है। समटाइम्स ये इतना हाई हो जाता है कि ये 103, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी चला जाता है। मरीज ज्यादा बीमार दिखने लगता है, उसको कमजोरी ज्यादा महसूस होने लगती है। उसके अलावा उसको जो ज्यादा कॉमन अलामात होती हैं उसमें दिल का मतलाना, उल्टी का होना, या उसके पेट में दर्द की शिकायत होना, और उसके साथ साथ फिर पेशेंट को शुरू में तो कॉन्स्टिपेशन होती है और उसके बाद हो सकता है कि उसको डायरिया हो जाए। दूसरे हफ्ते में जो अलामात नुमायां हो रही होती हैं उसमें खास तौर पर बाज़ औक़ात एक हल्की सी रैश भी नुमायां होती है, जो कि खास किस्म के पिंक या रेडिश किस्म के धब्बे होते हैं जो कि चेस्ट के ऊपर या बाकी बॉडी के ऊपर नमूदार हो सकते हैं। इनको रोज स्पॉट्स कहा जाता है, और ये वो होते हैं स्पॉट्स होते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया की तादाद भी काफी ज्यादा पाई जाती है। अगर पेशेंट को इस हफ्ते में भी उसकी डायग्नोसिस ना हो पाए और उसका इलाज प्रॉपर ना हो सके तो फिर पेशेंट 3rd वीक ऑफ इलनेस में एंटर हो जाता है। ये वो वीक है जिसमें पेशेंट अगर अनट्रीटेड चला जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि पेशेंट एक तो बहुत ज्यादा सिक लगने लगता है, पेशेंट कुछ खाने पीने के लायक नहीं रहता, कोई चीज टॉलरेट नहीं कर सकता। इसके साथ साथ फिर पेशेंट जो है वो उसको हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जैसे कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन या हेमरेज हो जाए, और उसमें पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है, और ये कंडीशन ऐसी है जिसमें पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट खास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये शिकायत हो सकती है कि मरीज जो है वो बेहोशी की तरफ चला जाए, जिसको हम टाइफाइड एन्केफेलोपैथी भी कह सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसमें लिवर की इन्वॉल्वमेंट है, किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, कोमाटोज हो सकता है, इवन उसको हाई ग्रेड फीवर के साथ खासतौर पर छोटे बच्चों में झटके लगने की भी शिकायत हो सकती है, और फिर पेशेंट जो है वो मजीद टॉक्सिक होने लगता है और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जिसको हम वीक 4 कहते हैं। ये वो कंडीशन होती है जिसमें कि अगर तो पेशेंट जो है वो इम्प्रूव कर गया है, ठीक है, तो उसका बुखार उतरने लगता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन से अगर वो बच गया है और इस फेज में दाखिल हो गया है तो फिर वो इम्प्रूवमेंट की फेज में दाखिल हो जाता है और उसमें फीवर सेटल हो जाता है और पेशेंट का खाना पीना बहाल हो जाता है। तो इन तमाम अलामात को अगर हम जहन में रखें तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर किसी मरीज का बुखार 5 दिन से ज्यादा मुद्दत का हो गया है और उसको पेट की अलामात हैं जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या पेट में दर्द का होना, और इस बुखार की कोई वजह भी सामने नहीं आ रही और इसके अलावा और कोई अलामात नहीं है पेशेंट को, जैसे कि खांसी का होना या कोई कॉमन बीमारियां हैं उनको हम रूल आउट कर चुके हैं, तो सबसे ज्यादा जो बीमारी जहन में आती है वो टाइफाइड बुखार ही है। और पाकिस्तान चूंकि एक एंडेमिक कंट्री है तो हमें इसके बारे में फौरन से पहले सोच लेना चाहिए कि शायद मरीज जो है वो इस बीमारी का शिकार हो चुका है।
अब ये बात तो होगी अलामात की, क्योंकि ये अलामात जो हैं वो इनका जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये टाइफाइड की ही अलामात हैं। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ करना चाहूँगी कि चूँकि बहुत सारी बीमारियों की इब्तदाई अलामात तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि ये टाइफाइड ही हो, तो अगर मौसम ऐसा है जिसमें डेंगू और मलेरिया भी बहुत कॉमन है, और तो हमें चाहिए कि हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर फोकस करें, और वो तमाम कॉमन बीमारियां जो कि 3 से 5 दिन के बुखार के साथ प्रेजेंट करती हैं, तो उसमें मलेरिया का टेस्ट फौरन कर लेना चाहिए अगर तेज बुखार हो, डेंगू का टेस्ट भी कर लेना चाहिए, ताकि ये दो बीमारियां खास तौर पर उस मौसम में जब डेंगू और मलेरिया बहुत कॉमन है तो उनको हमें रूल आउट कर लेना चाहिए ताकि हम उनको मिस ना कर पाएं। इसके अलावा अगर मौसमी नज़ला जुकाम या बुखार हो रहा है पेशेंट को, तो उसमें गला खराब होगा, जुकाम होगा, जिस्म में दर्द होगा, और इर्द गिर्द के कई लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि ये कोई वायरल इलनेस है, और उसके लिए भी अलहदा से टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें थ्रोट स्वैब किया जा सकता है। जैसे कोविड में हम थ्रोट का स्वैब या नेजोफेरेंजियल स्वैब का टेस्ट कर लेते थे, तो इसी तरह से नज़ला जुकाम और कॉमन जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उसके भी टेस्ट अवेलेबल हैं। तो अगर अलामात नज़ला जुकाम वाली हो, गला खराब वाली हो, तो ये इस किस्म के पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, और उसमें जो फीवर है वो बहुत लंबा नहीं चलता। लेकिन टाइफाइड बुखार ऐसा है, जैसे मैंने पहले कहा कि इसको मियादी बुखार कहा जाता है, यानी कि जो एक मुद्दत है इसकी, जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर पेशेंट को सही ट्रीटमेंट ना मिले तो वो कई वीक्स तक भी ये बीमारी लंबी जा सकती है। अब जहाँ हम तशखीस की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इसकी तशखीस करना इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, जो कि डायग्नोस्टिक है और गोल्ड स्टैंडर्ड है कि हम इसको मालूम कर सकें कि ये टाइफाइड बुखार है कि नहीं है, वो ब्लड कल्चर है। अगर हम ब्लड कल्चर बीमारी के पहले हफ्ते में ही लेबोरेटरी में भिजवा दें तो उसकी यील्ड सबसे ज्यादा है, और बहुत हाई चांसेस हैं कि बीमारी को पकड़ा जा सके। जैसे जैसे हम दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते में दाखिल होना शुरू होते हैं, तो उस वक्त इस टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन कुछ और भी टेस्ट हैं जिनमें ये बीमारी की तशखीस की जा सकती है, जैसे स्टूल कल्चर है या यूरिन कल्चर है, वो दूसरे या तीसरे हफ्ते में ये वाले टेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बताना मुनासिब समझती हूँ कि जो ब्लड कल्चर है वही गोल्ड स्टैंडर्ड है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो हतमी तौर पर आपको बता सके कि आपको टाइफाइड की बीमारी हो चुकी है। एक और बहुत अहम बात है कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम ब्लड में कुछ ऐसे टेस्ट कर लेते हैं जिनको हम सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, जैसे टाइफीडॉट का टेस्ट है या विडॉल टेस्ट है। ये दोनों टेस्ट अगरचे ये बताने में हमें हेल्पफुल हो सकते हैं कि टाइफाइड का बुखार है कि नहीं है, लेकिन ये हतमी तौर पर आपको नहीं बता सकते कि ये बीमारी मौजूद है। इसलिए हम ये डिस्करेज करते हैं एज अ डॉक्टर कि ये दोनों टेस्ट जो हैं वो टाइफाइड की तशखीस के लिए मत किए जाएं, और अगर किसी ने ये टेस्ट कर लिया है तो उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट या कंफर्मेटरी टेस्ट शुमार नहीं करेंगे। तो ब्लड कल्चर पे ही इसरार करना चाहिए, और यही हमारी तशखीस का वाहिद जरिया है। अब जब तशखीस हो जाती है कि पेशेंट को टाइफाइड का बुखार है, तो बात ये आती है कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है। हमारे यहाँ जो टाइफाइड है उसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का टाइफाइड कहते हैं या MDR है। लेकिन एक और बात बड़ी अहम है कि हमारे यहाँ चूंकि एंटीबायोटिक्स का बहुत गलत इस्तेमाल, या जहाँ पे हमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, या बगैर कल्चर का टेस्ट किए जब एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है तो हमें नहीं पता होता कि हम किस बैक्टीरिया को ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में गलती का इम्कान होता है। तो यानी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जस्टिफाइड नहीं होती, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एक तो तशखीस देर से होती है, और दूसरा हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां ले आते हैं कि वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो टाइफाइड के साथ भी तकरीबन ऐसा ही हुआ। हम सब ने मिलकर जो गलतियां की उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब ये टाइफाइड एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है, यानी इसको हम XDR साल्मोनेला इन्फेक्शन कहते हैं। XDR का मतलब है कि जो आम दवाइयाँ या वो दवाइयाँ जो बहुत इफेक्टिव थी या बहुत सस्ती थी उससे ये बैक्टीरिया खत्म हो सकता था, अब वो इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं रही। तो इसके लिए हमें बहुत महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और जो दिन में कई मरतबा इस्तेमाल होती हैं, और उनकी जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी काफी लंबी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा तशखीस के ऊपर फोकस करना चाहिए, ब्लड कल्चर का टेस्ट करवा के ये मालूम करना चाहिए कि मरीज को टाइफाइड है कि नहीं है, और उसके बाद उस रिपोर्ट के मुताबिक हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, और डॉक्टर के मशवरे पर पूरी तरह से अमल करना है, क्योंकि टाइफाइड की बीमारी का इलाज 3 दिन या 5 दिन या 6 दिन नहीं है। इसका इलाज आमतौर पर 10 से 14 दिन के लिए किया जाता है। अगर आप अपने इलाज को मुकम्मल करेंगे और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलेंगे तो इस बीमारी के रिलैप्स होने का बहुत कम चांस रह जाता है। इसका मतलब है कि ये बीमारी दोबारा आपके ऊपर हमलावर नहीं होगी। सो इलाज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस इलाज को आप टाइमली शुरू नहीं करेंगे तो मरीज जो है वो दूसरे से तीसरे हफ्ते में अगर उसका मर्ज दाखिल हो गया है तो वो कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। कहने को तो ये एक टाइफाइड बुखार है, मियादी बुखार है, खुद ठीक हो जाएगा कुछ अरसे के बाद अगर पेशेंट को इतनी शिद्दत की बीमारी नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है और उसको पूरे अरसे के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई जरूरी है ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। अब ये तो वो सिचुएशन है जिसमें आप बीमारी
बीमार हो चुके हैं और बीमारी की तशखीस भी हो चुकी है और इलाज भी हो चुका है। लेकिन ज़्यादा अहम बात है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हमें ये बीमारी हो ही ना? तो जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये वो बीमारी है जो कि फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होती है, या कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, या वो पानी और खुराक जिसमें ये जरासीम शामिल हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करना है। और वो कैसे करना है? हमने साफ सुथरा पानी इस्तेमाल करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बॉटल्ड वाटर इस्तेमाल करें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो साफ सुथरा पानी जो देखने में विजिबली कंटेमिनेटेड ना हो, देखने में साफ सुथरा हो, और उसको फिर आपने बॉयल भी कर लिया हो, क्योंकि बॉयल करने से बहुत सारे जरासीम खत्म हो जाते हैं। आप उसको बॉयल करें, उसको ठंडा करें, रूम टेम्परेचर पे लाएं और उसको इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो खाना है या सब्जी है उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको वॉश करना बड़ा जरूरी है। थॉरो पानी से उसको वॉश करें, थोड़ा टाइम लगाएं उसके ऊपर। खासतौर पर वो खाने या सलाद जिसको हम बगैर कुक किए खाते हैं उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि जरासीम मौजूद हो, तो उसको रनिंग वाटर के अंदर अच्छे तरीके से धोएं। और जो खाना आप पका के खाते हैं उसको अच्छे तरीके से पकाएं ताकि जो फूड है वो हमारी हाफ कुक्ड या पार्शली कुक्ड ना हो, क्योंकि जरासीम उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इन दो चीजों पर आप अगर अमल कर लें तो बहुत सारे मसाइल से आप बच सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आप अपनी पर्सनल सफाई का ख्याल रखें। नाखूनों की सफाई करनी चाहिए। जितनी बार आप खाना खाते हैं या टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपने अपने हाथों को अच्छे से साफ करना है। अपने बच्चों में भी ये हैबिट डालें कि वो जब भी खाने की मेज बनाएं तो वो अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करके खाना खाएं और खाना आपका अच्छी तरह से कुक्ड हो। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी ये बीमारियां हैं वो वैक्सीन से भी प्रिवेंट की जा सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें आप तमाम एहतियाती तदाबीर कर भी लें तो उसके बावजूद भी टाइफाइड के बुखार के होने के चांसेस होते हैं। तो उससे कैसे आप मजीद बचत कर सकते हैं, तो इसमें वैक्सीनेशन का अमल दखल है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर फोकस किया और 2019 में टाइफाइड की जो वैक्सीन थी, जिसको टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं, इसको रूटीन इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में शामिल कर लिया गया ताकि हमारे बच्चे जो 6 माह से ऊपर के हैं उनको ये वैक्सीन लगा दी जाए। तो उसकी सिंगल डोज को देखा गया कि वो हाईली इफेक्टिव थी और उससे काफी अरसे तक जो है वो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो इसकी जो इफेक्टिविटी है इसका डिफरेंट वेरिएबल पीरियड है। कुछ स्टडीज का ये ख्याल है कि इससे जो इम्यूनिटी है, ये जो प्रोटेक्शन है, वो एटलीस्ट 3 से 4 साल तक है, और कुछ डेटा ये कहता है कि शायद 5 साल तक भी इसकी प्रोटेक्शन हो सकती है। सो अगर मैक्सिमम कवरेज भी आप कहें तो एटलीस्ट 2 से 3 साल तक तो काफी हद तक आप टाइफाइड की बीमारी से बच सकते हैं। अगर आप बाकी जो हिफ्ज़ाने सेहत के असूल हैं उनके ऊपर आप अमल कर रहे हैं और उसके साथ अपने आप को वैक्सीनेट भी कर लिया है, तो दोनों बातें मिलकर आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ और वैक्सीन भी हैं जिसमें एक और इंजेक्टेबल वैक्सीन भी है और ओरल वैक्सीन भी शामिल है। सो डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन इस वक्त आपके कंट्री में अवेलेबल है, तो आप इनमें से किसी भी वैक्सीन का चुनाव कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको मिल सके। सो मैं समझती हूँ कि ये चंद इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं टाइफाइड के हवाले से आपको पहुंचाना चाहती थी। तो अगर आप चंद असूलों के ऊपर अमल कर लें तो मैं समझती हूँ कि आप ना सिर्फ अपनी हिफाजत कर सकते हैं बल्कि आप अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को भी इस बीमारी से बचा सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फूड हैंडलर्स के हवाले से है। ऐसे तमाम लोग जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं या फूड को हैंडल करते हैं, तो उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं वो इस बीमारी के कैरियर्स तो नहीं है। कैरियर का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है वो उनके जिस्म में मौजूद है और वो उनके स्टूल में एक्सक्रीट हो रहा है, लेकिन खुद उनको कोई बीमारी नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो बीमारी से रिकवर तो कर सकते हैं, लेकिन वो तकरीबन 1 साल तक इस बैक्टीरिया को स्टूल में वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। सो अगर ऐसे लोग अपनी सफाई का ख्याल ना रखें और उनके हाथों पे ये बैक्टीरिया मौजूद हो और वो फूड को हैंडल कर लें, खासतौर पर रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे वो फूड को डिलीवर कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, दूसरों को पहुंचा रहे होते हैं, तो काफी चांसेस हैं कि ये बैक्टीरिया जो है वो फूड में शामिल हो जाए, फूड को कंटेमिनेट कर दे और दूसरों को बीमारी फैला दे। तो फूड हैंडलर्स में बड़ा जरूरी है कि एक तो उनको सफाई के असूलों के बारे में बताया जाए, हैंड वॉशिंग की तरबियत दी जाए, टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद जो हैंड वॉशिंग है उसके ऊपर बताया जाए, और उनको ये आइडेंटिफाई किया जाए कि कहीं वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स तो नहीं है। तो अगर तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं तो फिर इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए और उनको फूड हैंडल करने से कुछ अरसे तक रोक देना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी को ज्यादातर हमने देखा है कि रेस्टोरेंट से लोग बीमारी लेके आते हैं क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से उन तक पहुंच रही होती है थ्रू फूड हैंडलर्स। सो ये चंद अहम बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा और इससे आप अपनी हिफाजत के ऊपर फोकस कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।